अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एच नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 मई जो कि लेबर डे के तौर पे मनाया जाता है। बेसिकली जो लेबर डे है ये इसका आगाज़ न्यूयॉर्क सिटी में 1882 में हुआ। बेसिकली इस दिन को जितनी भी लेबर यूनियंस हैं, जितने भी मज़दूर लोग हैं, जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए और उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ को तरतीब देने के लिए कि उनके लिए सहूलतें पैदा की जाएं, उनके लिए जो वेजेस हैं उनके अंदर आसानियां पैदा की जाएं ताकि उनका जो एक डोमेस्टिक सर्कल है वो बेहतर तौर पे चलाया जा सके। और इस दिन को जितने भी लेबर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाता है, उनको इनक्रेज किया जाता है, उनको ऑनर दिया जाता है। बट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान वी सी दैट labor is not free on this day. We see them working in different sites. हम उन्हें हर जगह पे काम करता देखते हैं, तो उनके लिए जो है कुछ ख़ास इक़दामात करने की ज़रूरत और उनको भी अपने लिए इस बात का एजाज़ महसूस हो कि हमारे भी काम को सराहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम जिस मॉडल हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वुड। वुड को हम विल की पास्ट फॉर्म भी कंसिडर करते हैं और वुड जो है इसका डिफरेंट सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रेजेंट सेंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और हम वुड का उन सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें हम पास्ट में फ्यूचर टेंस को रिलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनकी टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेटिकल इवेंट्स के ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में जिनका जिक्र हुआ और इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो दोबारा नहीं हो सकते, हम उनके लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो वुड इज़ बेसिकली यूज्ड इन फॉर्मल केसेस आर वेयर यू आर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट्स आर पोलाइट ऑफर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वुड इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। जी, तो जैसा हमने कहा कि वुड को विल की पास्ट फॉर्म के तौर पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये सम टाइम हमें पास्ट टेंस के अंदर भी विल के मीनिंग्स देता हुआ नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, सम टाइम इट एक्सप्रेसेस हाइपोथेटिकल एक्शंस इन पास्ट के गुजरे हुए ज़माने में कुछ ऐसे एक्शंस जो अब नहीं हो सकते, उनके मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि वो पास्ट से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई वी कांट यूज़ विल, बट उनका जो मीनिंग है वो विल से मिलता जुलता ही नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेंटेंस यू प्रोमिस्ड यू वुड हेल्प मी, कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे। अब अगर हम इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में देखें देन वी सी दैट देयर इज अ सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म ऑफ प्रॉमिस। यू प्रोमिस्ड कि तुमने मुझसे वादा किया था। नाउ द एक्शन ऑफ डूइंग प्रॉमिस इज इन पास्ट टेंस, के गुजरे हुए ज़माने में एक वादा करने का एक्शन हुआ है और उसको आप अभी बोलते हुए फ्यूचर में कंसीडर कर रहे हैं कि उस टाइम ये वाली बात आपने की थी। इन द सेकेंड सेंटेंस ही टोल्ड मी दैट ही वुड गेट हिज टिकट, कि उसने मुझे बताया था कि वो अपनी टिकट ले लेगा। इट मीन्स कि ये बात जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुकी है और उसने मुझे तभी बताया था कि वो अपनी टिकट ले लेगा। इट मीन्स कि उसने वो टिकट ले ली थी या नहीं ली थी, वो एक्शन पास्ट से बिलोंग करता है, वो प्रेजेंट से या फ्यूचर से बिलोंग नहीं करता। लेकिन इस सेंटेंस को ऑन द मोमेंट बोलते हुए हम लोग फ्यूचर टेंस की तरह इसका मीनिंग कंसीडर करते हैं। इन द थर्ड सेंटेंस, आई इन्फॉर्म्ड यू दैट यू वुड नॉट मिस टुडेज मीटिंग, कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, इत्तला दी थी कि तुम आज की जो मीटिंग है उसको मिस नहीं करोगे। तो अगर हम इन तीनों सेंटेंसेस में देखते हैं तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमें पास्ट टेंस मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी कैन से, बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म वी हैव यूज्ड। तो इस पास्ट फॉर्म को कंसिडर करते हुए वी कांट यूज विल इंस्टेड ऑफ वुड, हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं। सो वी से वी टॉक फ्यूचर इन पास्ट, के गुजरे हुए ज़माने में एक एक्शन हुआ है और वो हो चुका है या नहीं हुआ है, वो बात कंप्लीट हो गई। तो ऑन द मोमेंट जब हम उस इवेंट का जिक्र करते हैं या डिस्कस करते हैं या उसको रिवाइंड करते हैं तो हम उसको इन फ्यूचर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ऑन थर्ड नंबर, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। तो आप जब भी पोलाइट ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट अपने सबॉर्डिनेट से या अपने इक्वल लेवल पर्सन से बात करते हैं देन you use would to describe your offer or request. For example, in the first sentence,
would you please help me in crossing road? You can see here the word please is present. Please का मतलब है बराए मेहरबानी। तो आपको रिक्वेस्ट करने की ऑलरेडी एक सेंस मिल चुकी है कि आप जो है अपने एक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। सो यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे भी आप देख लें वुड का इस्तेमाल हमने किया है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने वुड को विल की पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ किया है तो वो ज़रूरी है कि पास्ट टेंस भी होना चाहिए। इसमें आपको फॉर्मली जब आप स्पोकन लैंग्वेज में बात करते हैं तो फॉर्मल लेवल पे और पोलाइट वे में जब आप रिक्वेस्ट या ऑफ़र करते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेकंड सेंटेंस वुड यू पैक माई बैग, कि क्या तुम मेरा जो बैग है उसको पैक कर दोगे, उसको बंद कर दोगे। तो इस सेंटेंस में भी हमें एक पोलाइट वे में एक रिक्वेस्ट नज़र आती है कि क्या आप मेहरबानी करके मेरा जो बैग है वो पैक कर देंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं देन वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो here you can see modal helping verb would is present in the beginning of the sentence, and then you can see the subject and then you can see the form of verb. So जब हम interrogative sentences बनाते हैं then we are putting the request. I would like to give you a new mobile, कि मैं तुम्हें एक नया मोबाइल देना चाहूँगा। So you are making an offer. So here we can see first person pronoun I is giving an offer to the person who is in front of you and that is second person. तो यहाँ पर एक बात ये भी नज़र आती है कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें सेकंड पर्सन पहले नज़र आता है और फर्स्ट पर्सन बाद में नज़र आता है। लेकिन जब हम अपनी किसी सर्विस या हेल्प को एज एन ऑफ़र ले रहे होते हैं देन जब हम ऑफ़र दे रहे होते हैं देन वी यूज़ फर्स्ट पर्सन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सेकंड पर्सन जो है वो बाद में। तो जब आप ऑफ़र करते हैं तो ऑफ़र क्योंकि आपकी तरफ से सेकंड पर्सन को जा रही होती है सो सेंटेंसेस आर पॉजिटिव। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट करनी होती है किसी भी एक्शन के बारे में देन यू रिक्वेस्ट टू द पर्सन हु इज़ फ्रंट ऑफ यू। एंड द लास्ट सेंटेंस आई वुड हेल्प यू विद गार्डनिंग, कि मैं बागबानी के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। So in this sentence we can see there is an offer present कि मैं तुम्हारी बागबानी में मदद करूँगा। So यहाँ पे हमने एक पोलाइट वे में एक फ्रेंडली मैनर के साथ जो है अपनी ऑफ़र को जाहिर किया है, अपनी रिक्वेस्ट को जाहिर किया है बाय यूजिंग द मॉडल हेल्पिंग वर्ब वुड। और इसके साथ साथ हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी नज़र आता है, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3 में। लेकिन अभी जो है क्योंकि कंडीशनल्स को हमने पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं कि हम वुड को कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। जी तो कंडीशनल सेंटेंसेस को जब हम देखते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक टाइप है और उसमें हमें 2 सेंटेंसेस नज़र आते हैं। So basically conditional sentence is composed of 2 parts. In first part where the subordinating conjunction if is present and the second part that we say the main clause, the main sentence, the independent clause or independent sentence, कि एक ऐसा sentence जो independently अपने meaning दे सकता है। So in the second sentence we can see the independent sentence is present before the if clause or the subordinating clause. सो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस को जिन्हें हम उर्दू में शर्तिया जुमले या शर्तिया फिक्रे भी कहते हैं, इसमें एक सेंटेंस के अंदर एक कंडीशन मौजूद होती है और सेकंड सेंटेंस में उस कंडीशन का रिजल्ट मौजूद होता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव यूज्ड पास्ट टेंस इन इफ क्लॉज या इफ सेंटेंस और हमने सेकंड सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल किया है। जबकि हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं जिसमें हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस का यूज पहले कर लिया है वुड लगा के और इफ क्लॉज जो है उसको हमने बाद में लिखा है और उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है। तो हम सेंटेंसेस को बैक एंड फोर्थ जो है वो लिख सकते हैं। अगेन यहाँ भी हमने इफ क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस यूज किया, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वुड। तो एक चीज़ ये है कि वुड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम पास्ट टेंस को फ्यूचर के तौर पे ले रहे होते हैं कि पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस के अंदर ऐसे बात की गई होगी। सो दिस इज कंडीशनल टाइप 2 में जिसमें हमने इफ क्लॉज के अंदर पास्ट फॉर्म यूज की है और
जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हमने वुड का इस्तेमाल किया है। अगर हम कंडीशनल टाइप 3 की बात करते हैं, then we have to use past perfect tense in if clause. For example, if you had got, और यहाँ पे फिर would के साथ हम have का इस्तेमाल करते हैं और have के बाद फिर हम past participle form जो है वो use करते हैं। So we will discuss conditionals later with more examples to understand them better with all different type of modal helping verbs. Now we will discuss about how we use should in different sentences. जी should की हम बात करते हैं, जिसे हम sometimes shall की past form भी consider करते हैं in some English grammar books. So जब हम should का इस्तेमाल करते हैं तो should basically 3 senses में sentences में use किया जाता है। For example, number 1 advice, जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो हम should का इस्तेमाल करते हैं। Then obligation, obligation means duty, जब आप किसी को उसके फ़र्ज़ के बारे में बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, then we use should. Probability and expectation, probability means किसी एक्शन के होने के चांसेस और expectation means किसी एक्शन के होने से मुतल्लिक जो होप है या उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम should का इस्तेमाल करते हैं। Now we take some examples to describe these 3 qualities one by one. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एडवाइस। एडवाइस का मतलब नसीहत भी होता है, एडवाइस का मतलब मशवरा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड ईट फ्रूट्स, कि तुम्हें फ्रूट्स या फल खाने चाहिए ताकि तुम्हारी जो सेहत है वो बेहतर हो सके। सो आप एक नसीहत के मानों में शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू शुड नॉट टेल अ लाई, यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, आप एक काम से रिफ्यूज़ करने के लिए शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है कि जिसमें आप बुरे काम से मना करने के लिए नसीहत कर रहे हैं। सो आपने नसीहत जिस पर्सन को करनी है वो सेकंड पर्सन है जो कि आपके सामने मौजूद है। सो मोस्टली जब हम एडवाइस कर रहे होते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, सेकंड पर्सन। इन थर्ड सेंटेंस, आई थिंक वी शुड वेट फॉर देम। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं कि मुझे लगता है कि हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें नसीहत का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता, लेकिन एक मशवरे का एलिमेंट जो है वो नज़र आता है। इन द लास्ट सेंटेंस, यू शुड क्लीन योर रूम, कि तुम्हें अपना कमरा जो है वो साफ़ कर लेना चाहिए। सो एडवाइसेस आर आल्सो एन ऑब्लिगेशन, कि जो मशवरा होता है वो वहाँ पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के तौर पर भी जो है यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा होता है। सो आफ्टर एडवाइस वी राइट सम सेंटेंसेस इन विच इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू डू एन एक्शन। When we use should as an obligation, तो ऑब्लिगेशन के अंदर एक ड्यूटी का एलिमेंट आ जाता है कि ये हमारे फ़र्ज़ में शामिल है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड अबाइड बाय लॉ, के तुम्हें कानून की पाबंदी करनी चाहिए। सो ऑब्लिगेशन के अंदर आप किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस वी यूज सेकंड पर्सन बिकॉज वी आर कन्फरिंग एन ऑब्लिगेशन टू द सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो क्योंकि ऑब्लिगेशन में ऑल द पर्सन्स आर इंक्लूडेड, सो वी कैन टेक एनी प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द रूल्स, के तुम्हें कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। सो कवानीन की पैरवी करना, चाहे वो ट्रैफिक कवानीन हो, चाहे वो लीगल कवानीन हो, उनकी पैरवी करना जो है वो हर पर्सन का, हर सिटीज़न का जो है एक ऑब्लिगेशन होता है, एक ड्यूटी होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू फॉलो द रूल्स, सो दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन। इन द थर्ड सेंटेंस, यू शुड वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको फ़र्स्ट पोजीशन अगर हासिल करनी है तो उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी है। जब हम एडवाइस कर रहे होते हैं या मशवरा कर रहे होते हैं तो हम अगले बंदे को एक पॉजिटिव वे में नसीहत कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन के अंदर, ड्यूटी के अंदर हम सब इक्वल फुटिंग पे होते हैं, क्योंकि वो तमाम बातें जिनको हमने पूरा करना है वो हमारी ड्यूटी में शामिल होती हैं। एंड इन द लास्ट, फॉर शोइंग प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, वी यूज शुड इन आवर सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, a ticket to Lahore should cost a lot. So when we think that our hopes will work out, के एक उम्मीद होती है, एक तवक्को होती है कि एक एक्शन जो है वो इतना होना चाहिए या इतना हो सकता है या वो एक्शन ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल के एक थिंकिंग हो सकती है कि लाहौर को जाने के लिए जो टिकट है उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द लार्जर डिस्टेंस। सो आपकी एक्सपेक्टेशन एक एक्शन से जुड़ी हुई है, देन वी यूज शुड। एंड इन द सेकंड एग्जांपल, मैनेजर इंसिस्टेड दैट his employees should get this tender,
अब इस सेंटेंस में मैनेजर ने इस बात पर जोर दिया कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये जो टेंडर है वो हासिल करना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट सेंटेंसेस इन विच वी कैन यूज शुड एंड वी कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस relevant to these three qualities or attributes. So this was today's lecture. We discussed about would and should, and इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मस्ट और ought to को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसके साथ ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। Then we will do a worksheet where we will use different type of model helping verbs so that we can practice well to understand them. So I hope that you would have liked this video. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का हिस्सा बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।